मॉडर्न हिस्ट्री में सल्तनत काल पढ़ेंगे। सल्तनत काल यानी दिल्ली के शासन का समय। सल्तनत काल में सभी शासकों को सुल्तान कहा जाता था, जैसा कि प्राचीन काल में राजा कहा जाता था और मुग़ल काल में बादशाह। सुल्तान का जो प्रमुख सुल्तान का प्रमुख नेता जो होता था उसे खलीफा कहते और सुल्तान कोई सेनापति या मंत्री, अमीर या नायाब नियुक्त करता था। सल्तनत वंश जो है वो 1206 से स्टार्ट होकर 1526 तक कुल 320 वर्ष तक चला। सल्तनत काल में मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 वंश होते हैं। उसमें पहला है गुलाम वंश या दास वंश या मामलूक वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोदी वंश। सबसे लंबे समय तक रहा है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और सबसे कम समय तक रहा है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश रहता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। 1206 से 1290 ईस्वी तक रहता है गुलाम वंश। गुलाम वंश में गुलाम में मामलूक वंश भी कहा जाता है। तो मामलूक का अर्थ होता है सैन्य कार्य के लिए खरीदे जाने वाले दास। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए थे, जिसमें से 3 शासक गुलाम थे। 3 शासक कौन कौन गुलाम थे? तो उसमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। गुलाम वंश के 3 शासक ऐसे थे जो किसी न किसी के गुलाम रहे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें गुलाम वंश के शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय रहता है 1206 से 1210 तक। जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है उससे पहले वह लाहौर का इक़्तिदार था। इक़्तिदार कौन होता? तो जो सुल्तान के लिए सेना और राजस्व का प्रबंधन करता था उसे इक़्तिदार कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ क्या क्या थी ये हम बताते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की पहली उपाधि जो थी वो थी लाख बख्श। लाख बख्श इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान करता था। मलिक इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद साहब के विचारों पर ये चलता था। सिपाह सालाह। कुरान खा इसलिए इसे कहा जाता था क्योंकि ये कुरान बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ता था। हातिम द्वितीय इसे कहा जाता था क्योंकि ये हातिम की तरह उदार था। पील बख्श इसकी उपाधि थी। पील बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये हाथियों का दान करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, और अगर देखा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के मुख्य जो शत्रुता थी या दुश्मनी थी वो थी मुख्यतः 3 लोगों से। वो कौन थे? यालदोज जो गजनी का शासक था, कुबाचा जो सिंध का राजा था, और इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, और इसकी पुत्री ऐबक की पुत्री थी शाह तुर्कान। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य क्या है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया दिल्ली में। अब हम ये देखेंगे कुतुब मीनार के निर्माण से कुल कितने शासक जुड़े हैं। तो कुतुब मीनार के निर्माण से कुल 4 शासक जुड़े हैं, और कितने वंश के हैं? 3 वंश के। क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में, जबकि इसे पूर्ण कराया था या 3 मंजिला बनवाया था इल्तुतमिश ने, और 5वीं मंजिल का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो गिर जाती फिर उसकी मरम्मत कराता है सिकंदर लोदी। वैसे देखा जाए दिल्ली का संस्थापक किसे कहा जाता? तो अनंगपाल जो तोमर वंश का था, इसने दिल्ली की स्थापना की थी। ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में लाहौर में पोलो या चौगान खेलते हुए। पोलो खेल का उद्भव होता है भारत में भी खासकर मणिपुर में। ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। खुतबा क्या होता है ये जान लीजिए। खुतबा जो होता है जुम्मे की नमाज के बाद सुल्तान का नाम लिया जाता है, इसी को खुतबा कहते हैं।
अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका गुलाम वंश का शासक बनता आराम शाह। आराम शाह जो है, आराम शाह के को शासक बने, इसके पक्ष में लाहौर के अमीर थे, जबकि दिल्ली के अमीरों का कहना था कि इल्तुतमिश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद शासक बने। इसके लिए 1210 में जट का युद्ध होता है, जिसमें आराम शाह को इल्तुतमिश हरा देता और इल्तुतमिश दिल्ली के अमीरों के समर्थन से गुलाम वंश का शासन बनता है। तीसरा शासक होता है इल्तुतमिश गुलाम वंश का। इल्तुतमिश का समय रहता है 1210 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश का जन्म मध्य एशिया में हुआ था और यह इल्बरी तुर्क था। पहला इक्ता इल्तुतमिश को दिया था किसने? मोहम्मद गोरी ने। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का गवर्नर था। इसे ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इसने मंत्रिपरिषद बनाया था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली कर ली। 1215 में तराइन तृतीय का युद्ध होता। तराइन तृतीय का युद्ध होता किसके किसके बीच? इल्तुतमिश और यालदौज के बीच, जिसमें इल्तुतमिश जीतता और यालदौज की हार होती है। इसी के समय फारस का शासक था जलालुद्दीन मांगबरनी। जलालुद्दीन मांगबरनी ने क्या किया था कि जो मंगोल शासक चंगेज खां था, उसके मामा की हत्या कर दी थी अलाउद्दीन मांगबरनी। तो चंगेज खां जो है अलाउद्दीन मांगबरनी को मारने के लिए इसका पीछा करता है और जलालुद्दीन मांगबरनी क्या करता? भाग के भारत आता है और इल्तुतमिश से शरण मांगता, लेकिन इल्तुतमिश शरण देने से मना कर देता है। इस तरह मंगोल भारत में सबसे पहले कब आए? तो इल्तुतमिश के समय में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मंगोल भारत में सबसे पहले किसके समय में आए थे, तो इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने ही मंत्रिपरिषद बनाया था सबसे पहले और उसमें 3 विभाग बनाए थे। कौन कौन विभाग? वित्त विभाग, विदेश विभाग और पत्र व्यवहार, ये 3 विभाग बनाए थे। लेकिन इसी मंत्रिपरिषद में ये एक नया विभाग किसने जोड़ा था? बलबन ने। इसका नाम था सैन्य विभाग या दीवाने अर्ज। अमीर याखूर विभाग क्या होता है? घुड़सवार सेना का प्रमुख। सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा ने दी थी किसे? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने दरबार में 2 मुद्राएं चलाई, टंका और जीतल। टंका जो था वो चांदी का, जीतल था वो तांबे का। एक टंका बराबर होता था 48 जीतल के। मकबरा बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। सुल्तान एक गढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। टकसाल पहली बार बनवाई किसने? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ने चहलगानी यानी 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश के बाद जो गुलाम वंश का अगला शासक होता वो चौथा शासक बनता है रुकनुद्दीन फिरोज। ये कुछ ही समय रहता है। क्यों? क्योंकि ये उतना प्रभावशाली नहीं था और एक कम उम्र में ही शासक बना था, तो इस पर ज़्यादा प्रभाव इसकी माता शाह तुर्कान का था जबकि इल्तुतमिश की बेटी रजिया इसका समर्थन दिल्ली के अमीर कर रहे थे, लेकिन ये शासक नहीं बन पाई थी। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद अगली गुलाम वंश की शासिका बनती है 5वीं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइम रहता है 1236 से 1240। ये रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी और पुरुषों की भांति दरबार में जाती थी और चोगा यानी काबा और कुल्ला यानी टोपी पहनती थी। आमिर आखुर इसने यानी घोड़े का प्रधान नियुक्त किया किससे? याकूत खां को नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान का जो समर्थन करते थे वो दिल्ली के अमीर, जबकि इसका विरोध करते थे तुर्की के अमीर। और सबसे ज़्यादा तुर्की के अमीरों में भटिंडा का इक़्तिदार अल्तुनिया इसका विरोध करता था, इसीलिए इसने याकूत को अल्तुनिया ने मार दिया और रजिया से शादी कर ली। जब रजिया और अल्तुनिया कैथल जा रहे थे तो रास्ते में जाटों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई और अगला शासक बनता है छठा शासक गुलाम वंश का बहराम शाह, जो 1240 से 1242 और इसने एक नया पद नायाब मामलिकात
बनाया, जिसे पहली बार दिया एतगीन को। और बहराम शाह और सारी शक्तियाँ थी इस पद में, नायाब मामलिकात में सारी सुल्तान की शक्तियाँ थी। और एतगीन की हत्या कर दी थी बहराम शाह ने, और बहराम शाह की हत्या कर दी थी मसूद शाह। बहराम शाह की हत्या करके मसूद शाह अगला शासक बनता है 1242 से 1246 तक। मंगोलों का जब आक्रमण होता है 1245 ईस्वी में दिल्ली पर, तो मसूद शाह मंगोलों को हराने के लिए बलवन को भेजता है, और बलवन मंगोलों को हरा देता है। बलवन आमीर ए आखूर था। और इसके बाद 8वां शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद बनता है। इसके साथ बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। टोपी सिलकर जीवन यापन करने वाला शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नायाब हुआ, मामलिकात बनाया। बलवन गुलाम था किसका? इल्तुतमिश का। अब अगला शासक बनता है बलवन। बलवन का पूरा अगला शासक बलवन या 9 नंबर का शासक होता है, और बलवन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। इसकी उपाधि थी, इसने स्वयं को जिल्ले इलाही या खुद को अल्लाह कहा। तुर्कान ए चहलगानी को इसने समाप्त कर किया। दरबार में इसने कुछ नई प्रथाएं शुरू की, जैसे सिजदा, सिर झुकाना, पैबोस, दंडवत प्रणाम करना, नवरोज उत्सव, पारसी त्योहार ये शुरू किया। और इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। विद्रोहों का नगर किसे कहा जाता था? बंगाल को। बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए भलवन ने किसे भेजा था? गुफरा खां को, इसका पुत्र था। और इसके बलवन के बाद जो गुलाम वंश का शासक बनता हुआ, बलवन का पौत्र जो होता है कैकूबाद बनता है, कैकूबाद। और कैकूबाद के बाद अंतिम गुलाम वंश का शासक या 11वां शासक सस्मुद्दीन कैमुर्स बनता है, जो अंतिम गुलाम शासक था। इसने 3 वर्ष में शासन किया, और सारी शक्ति अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में इसके समय में थी।